Hey friends, a very warm welcome to everyone in my channel once again. So, आज we'll discuss about a chapter of a Companies Act 2013. As in my previous videos, I talked about law only. So, I thought to continue with the chapter of a law only. So, this chapter is very important for every professional course, चाहे वो CA हो, CS हो या CMA हो. This chapter deals with the management and administration of a company. The name of the chapter is management and administration itself. And chapter, why am I saying chapter of a company's law 2013. जैसे मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट, तो दिस इज़ चैप्टर 7. तो आप चैप्टर 7 कैसे याद रखोगे? चैप्टर 7 इज़ द मैनेजर हु मैनेजेस द मैनेजमेंट, who does the managerial works. तो मैनेजर से याद रख सकते हो. मैनेजर इज़ अ वर्ड विच इज़ हैविंग 7 letters. तो 7 letters से इट्स 7, सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि एक्ट के अंदर रूल्स होते हैं. जो भी चीज़ें एक्ट में नहीं लिखी होती वो रूल्स में लिखे होते हैं. तो दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो हैविंग अ रूल्स विच इज़ कंपनीज management and administration rules 2014. इस चैप्टर में चैप्टर 7 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है उसमें डील होता है सेक्शन 88 टू सेक्शन 122. ठीक है. तो ये जो मैं बस क्विक रिवीजन कराऊंगी एग्ज़ाम के पहले. अगर सेक्शंस का रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेक्शंस यू हैव टू मेंशन इफ यू आर गोइंग फॉर गिविंग अ लॉ एग्ज़ाम. कंपनीज एक्ट का कोई भी लॉ पेपर है तो यू हैव टू मेंशन सेक्शंस, क्योंकि दैट विल मेक योर पेपर डिफरेंट देन अदर स्टूडेंट्स पेपर. एंड सेक्शन कोटिंग के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है. तो बस मैं रिवीजन कराऊंगी सेक्शंस का सो दैट आपका जो सेक्शंस है वो जल्दी से रिवाइज हो जाए. इट आई नॉट गोइंग डीप इनटू द सेक्शंस, मैं बस ओवरव्यू करवाऊंगी सो दैट क्विक रिवीजन हो जाए. सो विल स्टार्ट विद द सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसके अंदर कवर होता है रूल 3 and 8 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014. Register of member means every company has to maintain a register where they'll maintain the details of the holder of securities, चाहे वो shares हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हो, या कंपनीज में अदर सिक्योरिटीज़ होती है लाइक वारंट्स. सो अगर कोई भी कंपनी शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करती है तो दे हैव टू मेंटेन एंड कीप अ रजिस्टर. दैट रजिस्टर इज़ डेल्ट विद सेक्शन 88. तो सेक्शन 88 में 2-3 चीज़ें हैं जो बता दूँ कि सेक्शन 88 में सबसे पहले तो आपके जो रजिस्टर है वहाँ पे जो एंट्री होती है, दैट रजिस्टर एंट्री शुड बी डन. तो एंट्री इज़ टू बी डन विद इन दी 7 days. जो भी आपके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटी होती है वहाँ से 7 days, जब BOD उसको ऑथराइज कर दे वहाँ से 7 days में एंट्री हो जानी चाहिए रजिस्टर में मेंबर्स का नाम और जो भी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज़ है उनके डिटेल्स. यहाँ पे फॉर्म MGT 1 रहता है. दिस फॉर्म MGT 1 जिसमें जो शेयर्स आपके इक्विटी शेयर्स वाले मेंबर्स होते हैं उनका मेंटेन करते हैं डिटेल्स MGT 1 के थ्रू. और MGT 2 जो है दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म जहाँ पे कंपनी मेंटेन करती है डिबेंचर होल्डर्स और एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स जितने भी हैं उनका डिटेल्स. ठीक है. MGT 1 and 2, these are 2 forms that company maintains itself the details of the members. सो क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं? उनका शेयर होल्डिंग क्या है, उनका अकाउंट, उनका नेम क्या है, उनका पैन क्या है, अगर कोई कंपनी शेयर होल्ड कर रही है किसी पर्टिकुलर कंपनी में तो उसका सिन क्या है. सो ये सारे डिटेल्स कंपनी को देने पड़ते हैं. और इसके अलावा कंपनी अगर किसी कंपनी के फॉरेन शेयर होल्डर्स है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है कि कंपनी हैज़ टू और कंपनी वांट्स टू मेंटेन अ फॉरेन रजिस्टर इन द
place where the foreign shareholders are situated. So वहाँ पे अगर company wants to maintain a register, then company with by filing MGT3, ये जो MGT3 है ये वो ROC को फाइल करेगी, तब ROC को फाइल करेगी तब जाके when he will start maintaining the register. तो ये 3 केसेस में फ़ाइल हो सकता है, जब उसने स्टार्ट करा मेंटेन करना, जब कोई चेंजेस हो गए रजिस्टर में, या फिर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं रजिस्टर को, तब वो MGT3 कंपनी विल फाइल टू ROC. और जो भी चेंजेस यहाँ हो रहे हैं वो MGT1 में कंपनी को मेंटेन करने होंगे. मतलब MGT1 द प्रिंसिपल रजिस्टर, यहाँ पे फॉरेन शेयर होल्डर्स का भी डिटेल होगा और आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विद इन द सेम कंट्री जो इंडिया है वहाँ के शेयर होल्डर्स का भी डिटेल मेंटेन होगा. तो और दिस इज़ अ स्मॉल सिनेरियो अबाउट सेक्शन 88 एंड दिस MGT3 टू बी फाइल्ड टू द ROC विद इन 30 डेज़. 30 डेज़ में फ़ाइल होगा. 30 डेज़ कहाँ से, अगर स्टार्ट करें वहाँ से 30 डेज़, अगर कोई भी चेंजेस करें वहाँ से 30 डेज़, और अगर डिसकंटिन्यू करें तो वहाँ से 30 डेज़. सो दिस इज़ अ स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल सिनेरियो ऑफ सेक्शन 88. जैसा कि आई एम जस्ट मेकिंग अ क्विक रिविजन, तो मैं अंदर नहीं जा रही बहुत ज़्यादा सेक्शन के. अब मैं बात करूँगी सेक्शन आपका 89 की. So section 89 deals with the declaration in respect of beneficial interest in any share. मतलब बहुत सारे टाइम्स पे ऐसा होता है कि एक पर्सन, वन पर्सन बिकम्स द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. मीन्स जो शेयर्स होते हैं उस पर्सन के नाम पे होते हैं. बेनिफिशियल इंटरेस्ट इज समवन एल्स. मतलब जो भी डिविडेंड्स होंगे, जो भी शेयर्स, बोनस शेयर्स होंगे, दैट विल गो, द बेनिफिट्स ऑफ दैट विल गोज टू सम अदर पर्सन. ऐसा बहुत बार होता है. पीपल डजंट हैव द टाइम to get into the proceedings of the having shares and attending meetings. They don't have that much of time, so they hire a person named trustee. अब वो trustee सारी चीज़ें मैनेज करता है. Government wants to maintain a fair and transparency in this respect. इसीलिए government wants कि अगर ऐसा कोई सीन है जहाँ पे member is different person and beneficial interest holding person is different, then government wants कि आप ये चीज़ declare करो कंपनी को, so that company can declare the same to the government by filing the form to the ROC. So सबसे पहले अगर ऐसा कुछ है तो जब member person है, member will file MGT4. member will file MGT4 to the company. member MGT4 to the company को फाइल करेगा, stating the fact that I am the member but I am not holding the beneficial interest. so ये जो है ये member फाइल करेगा within 30 days. और वो 30 days कहाँ से, जब उसका रजिस्टर में नाम आ गया. registered the name in the company register by the company itself. अब the person, beneficial person holding beneficial interest. बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अगर कोई पर्सन बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है तो ही विल फाइल MGT5 to the company, same within 30 days from the date he is holding the beneficial interest. ठीक है, वहाँ से within 30 days it will file to the company the MGT5 जहाँ पे ये बताया कि I am the person who is holding the beneficial interest, and then company has to tell it to the ROC. then company in MGT6 company will file the same to the ROC, register of company, within 30 days. same यहाँ 30 days चल रहा है, 30 days from the receipt of the form. तो this is the way the company have the record of the details. तो उन अपने रजिस्टर में भी required changes they will make. अब now we'll jump into the section 90.
agreement with the section 90. Investigation of beneficial ownership of shares in certain cases. As I've discussed in section 89, जो section 89 है वो डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर. तो जैसा कि डिक्लेरेशन देना होता है कंपनी को, सो अगर सीजी को कभी भी डाउट हुआ, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी कोई भी रीज़न मिलता है, रीज़न टू डू सो कि उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि व्हाट आर द जो ओनर ने डिक्लेयर करा है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में वो करेक्ट है कि नहीं, तो सीजी खुद ब खुद कर सकता है विदाउट. दिस इज़ व्हाट दिस सेक्शन डील्स विद. अब बात करते हैं सेक्शन 91 की. सो सेक्शन डील्स विद द पावर टू क्लोज द रजिस्टर. मतलब जो कंपनी होती है, कंपनी डू हैव सम पावर कि like before the annual general meeting they have to send the notices to the person, and the big companies have huge number of members, and the count of the members and the details of the members changes in every second, so they cannot afford to send every member while considering the changes too of the members number. सो वो इसके लिए कंपनी क्या करती है कि रजिस्टर को क्लोज कर देती है. गवर्नमेंट इज सेइंग दे कैन क्लोज द रजिस्टर वेयर दे विल नॉट एंटर एनी पर्सनस नेम. वहाँ पे दे कैन फॉर मैक्सिमम इन अ ईयर मैक्स कितना, फॉर 45 डेज़ के लिए कर सकती है, और कंटिन्यूअसली they can close it for 30 days. Means Companies Act is saying that company can remain the register closed for 30 days at once, and the total number of days will not exceed the 45 days in a year. मतलब 45 दिन से ज़्यादा नहीं और 30 दिन एक बार में. और कंपनी बोल रही है कि जब रजिस्टर क्लोज रहेगा तब कंपनी विल नॉट एंटर एनी पर्सन्स नेम इन द रजिस्टर. और एट द सेम टाइम यहाँ पे कंपनी ये भी बोल रही है कि कंपनी इज़ क्लोजिंग द रजिस्टर. तो ये चीज़ें जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता होने चाहिए. तो कंपनी विल गिव नोटिस 7 डेज़ का नोटिस, 7 डेज़ बिफोर का नोटिस देगी, 7 डेज़ बिफोर 7 डेज़ नोटिस देगी. कोई भी न्यूज़पेपर में दे दे या फिर वेबसाइट पे डाल दे, ठीक है, या फिर नोटिस भेज दे, रिटन नोटिस भेज दे, यही बताया गया. और इस पे या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे दे, या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक में देगी और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में देगी. तो ये चीज़ें पता होगी जिन्होंने सेक्शंस पढ़ा है. सो यही बस बता रहे हैं कि 7 डेज़ पहले नोटिस देना है, बताना है कि आप कंपनी रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं. अब विल जंप इनटू द सेक्शन 92 डील्स. सो सेक्शन 92 डील्स विद द एनुअल रिटर्न. सो एनुअल रिटर्न के बारे में सेक्शन 92 में बताया गया है कि एनुअल रिटर्न क्या होता है, कि जो एवरी कंपनी को क्या करना पड़ता है, MGT 7 इज़ अ फॉर्म नंबर. उसमें ROC को एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है. और ये एनुअल रिटर्न कब से सबमिट करेंगे, 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ AGM और द डेट ऑन विच AGM should have been held. मतलब बोल रहे हैं कि अगर एक टाइम लिमिट होगा तो ये टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज़. MGT 7 में ROC को एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, और ये एनुअल रिटर्न सबमिट करना होगा 60 दिन के अंदर, 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑन विच द AGM, जिस दिन में आपका AGM हुआ, या फिर जिस डेट में AGM होना चाहिए था. अलॉन्ग विद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस लिए आपने प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर AGM नहीं किया. फिर इसके बाद बात ये आ जाती है कि जब AGM कौन साइन करेगा. AGM जो है दैट इज़ टू बी साइंड बाय दी, अगर जो OPC कंपनी है, स्मॉल कंपनी है और स्टार्टअप कंपनीज है, उनका AGM या तो CS साइन कर देगा, कंपनी सेक्रेटरी. अगर CS नहीं है
तब डायरेक्टर साइन कर सकता है एक। और अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो उस कंपनी में CS, जो नॉर्मल कंपनी में साइनिंग अथॉरिटी किसकी है, नॉर्मल कंपनी में साइन करेगा एक डायरेक्टर, ठीक है, और एक CS, कंपनी का CS इटसेल्फ। अगर CS नहीं है तो CS इन प्रैक्टिस। और इसके अलावा बताया गया है MGT 8 के बारे में। इस सेक्शन में MGT 8 क्या है, MGT 8 इज़ अ कंप्लायंस फॉर्म, वो भी CS इन प्रैक्टिस साइन करेगा और ये उस कंपनी के लिए लगता है जो कंपनी लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है या फिर पेड अप शेयर कैपिटल इज़ 10 करोड़ से ज़्यादा। तो इन सब कंपनी के लिए क्या होता है कि आपको MGT 8 लगाना पड़ता है, जो कि MGT 7 के साथ एनेक्स्ड होगा। अब MGT 7 में क्या क्या डिटेल्स जाती है, उसका डिटेल MGT 7 में आपकी कंपनी का नाम जाएगा, कंपनी में क्या कौन कौन कंपनी का नाम, डिटेल, एड्रेस, क्या क्या आप काम कर रहे हो, मतलब प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो भी डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, KMPs है आपकी कंपनी वो, उसके बाद आपके जो भी शेयर होल्डर्स है उनका डिटेल्स, क्या क्या सिक्योरिटीज़ इशूड किए, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारे डिटेल्स, क्या क्या मीटिंग्स आपने करी है, आपका टर्नओवर कितना है, नेटवर्थ कितना है, उसके बाद आपने कोई पेनल्टी आपके ऊपर या फिर कोई भी पनिशमेंट आपको ROC की तरफ से मिली है कि नहीं। सो ये सारे डिटेल्स जाते हैं। और इसके बाद विल गो टू, यहाँ पे सेक्शन 92 का ब्रीफ हो गया, अब विल गो टू सेक्शन 93। मैं पेनल्टीज़ की बात नहीं कर रही, पेनल्टीज़ आप जब सेक्शन के अंदर जाओगे तो बहुत सारे पेनल्टीज़ है, फाइन्स है, दैट यू हैव टू रीड बाई योर सेल्फ ओनली, तो आप खुद से देख लोगे। तो अभी तो मैं पेनल्टीज़ की बात नहीं कर रही, आप जब सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या पेनल्टीज़ है और क्या क्या फाइन्स है। तो अभी फ़िलहाल मैं बस क्विक रिवीजन ही करवा रही। अब मैं जाऊँगी सेक्शन 93 में। बट सेक्शन 93 का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन 93 जो है मैं ये ओमिट हो चुका है 2019 के अमेंडमेंट के बाद। तो सेक्शन 93 जो है वो डील करता था रिटर्न टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ अ प्रमोटर स्टेक चेंज। तो बात करते हैं सेक्शन 94 की। Section 94 is the section which deals with the place of keeping and inspection of the register and the returns. Return the section 92 and the register the section 88, or it deals with the rule 14 to 16. So यहाँ पे बस ये बताया गया है कि सारे जो members है they can inspect the register during the business hours. अगर उनको रजिस्टर इंस्पेक्ट करना है तो they can inspect it for free, but the person who is not the member they have to pay 50 rupees for inspection if they are not the members, or any amount specified in the article of that particular company. और इसके अलावा बताया गया कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे, और कंपनी इज़ नॉट अलाउइंग फॉर द इंस्पेक्शन, देन दैट company has to pay the penalty. So this is the exact thing that has been told. और in depth में जाएंगे तो फिर सेक्शन के बारे में और भी डिटेल्स बताई हुई है. So now we'll go to the next section. That section 95 क्या है, रजिस्टर टू बी एविडेंस, मीन्स बता रहे हैं कि जो हमारे पास रजिस्टर्स होंगे वो सारे रजिस्टर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ प्राइमा फेसी एविडेंस. प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब आपके ऊपर कोई भी, अगर ये बाद में जाके आपने जो भी डिटेल्स दिए वो बाद में रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं, तो यू कैन नॉट से जस्ट लाइक दैट इन प्रीवियस ईयर्स आई हैव शोन दीज डिटेल्स टू. सो बट गवर्नमेंट बोलेगी कि आपकी जो डिटेल्स है दैट वाज रॉन्ग. सो दीज डिटेल्स आर नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस, दीज आर जस्ट अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट यू आर इटसेल्फ डिक्लेयरिंग. ओके,
यही है बस इसमें। 96 डील करता है एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग इज़ द मीटिंग विच इज़ हेल्ड वंस इन अ ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग, मैं मीटिंग के बारे में बता देती हूँ। मीटिंग का 3 टाइप्स हो सकता है, एक एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक क्लास मीटिंग और एक ईजीएम। ईजीएम का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, ये कब आप कितनी बार भी कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। बीओडी जब अप्रूव करेंगे तो आप कितनी बार भी एजीएम कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड। एजीएम जो होता है दैट इज़ टू बी हेल्ड मिनिमम, जनरली एजीएम वंस इन अ ईयर होता है। एवरी कंपनी हैज़ टू होल्ड 1 एजीएम इन एवरी कैलेंडर ईयर। सो और एक क्लास मीटिंग होती है। क्लास मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है, जहाँ पे सेपरेट क्लास के सिक्योरिटी होल्डर्स, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, तो इन सब का एक सेपरेट क्लास होता है। उन क्लासेस के मेंबर्स का जब मीटिंग होगा तो दैट्स द क्लास मीटिंग। अब एजीएम तो वंस इन अ ईयर होगा, दैट्स कैलेंडर ईयर। तो इसका टाइम लिमिट क्या होगा? टाइम लिमिट क्या होगा कि एजीएम जो होता है वो विद इन जो एक्ट बोलता है फॉर द सब्सिक्वेंट एजीएम देन टू फर्स्ट एजीएम, एक्ट बोलता है जो फर्स्ट एजीएम है वो आपका हो, फर्स्ट एजीएम की बात कर रही हो, दैट इज़ टू बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। रेलिवेंट और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वहाँ से आपको 9 महीने के अंदर एजीएम करना है। यहाँ पे आपका कोई भी स्पेशल रीज़न हो, आपको कोई भी एक्सटेंशन आरओसी कभी भी नहीं देगा। यू हैव टू होल्ड द एजीएम विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट एजीएम होता है वो अर्लीस्ट होता है, मीन्स यहाँ पे 2 टाइम लिमिट बताए गए हैं। बोथ टाइम लिमिट्स आर नॉट द क्यूमुलेटिव वन, सब सेपरेट है, यू हैव टू कंसिडर। मीन्स बोला गया है कि 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एजीएम, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब कि पहले एजीएम हो चुका है, मतलब लास्ट एजीएम से 15 months आप ऐड कर लोगे, और 6 महीने फ्रॉम द क्लोज ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का एजीएम हो रहा है वहाँ से 6 महीने के बाद, और उन दोनों डेट्स में से जो अर्लीस्ट होगा दैट विल बी द डेट ऑफ होल्डिंग द एजीएम। ठीक है। अब जो एजीएम होता है, एजीएम का जो यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट एजीएम का क्या डेट होगा। फर्स्ट एजीएम का जो टाइम लिमिट होता है दैट इज़ 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, और एक चीज़, जो आरओसी है, अगर कोई स्पेशल रीज़न हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग, कॉन्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बोल रही हूँ, अगर कोई स्पेशल रीज़न हुआ जिसकी वजह से यू फेल टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग, देन आरओसी कैन गिव द एक्सटेंशन। आरओसी जो है वो आपको आरओसी 3 months का एक्सटेंशन दे सकता है। दिस इज़ द मैक्स 3 months, और उसके बीच में आपको एजीएम कर लेना पड़ेगा। और ये उसी लिए देगा कि इफ़ यू हैव अ स्पेशल रीज़न ऑफ फॉर विच यू फेल टू होल्ड द एजीएम, तभी आपको आरओसी देगा कोई एक्सटेंशन। एंड देन एजीएम कब होल्ड करना है? एजीएम कैन बी होल्ड ऑन एनी डे विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे का डेफिनेशन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। गांधी बर्थडे दैट 2 October, 26 January एंड 15 अगस्त, यही नेशनल हॉलीडे होते हैं। इसके अलावा कोई भी डे पे एजीएम हो सकता है। एजीएम सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, दैट इज़ दी वर्किंग बिजनेस आवर्स, वहीं पे हो सकता है। 9 से 6 के बीच में हो सकता है एजीएम। और एजीएम जो है दैट कैन ओनली बी हेल्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं हो पा रहा है तो एनी टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट विच इज़ टाउन, सिटी, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं हो पा रहा है तो सिटी, टाउन, विलेज ऑफ द district where the city town village where the registered office is situated। ठीक है। और registered office is situated, this is the ROC, this is simple details about the annual general meeting। so annual general meeting अगर नहीं हुआ तो उसके पर भी आगे के सेक्शंस में पेनल्टी के बारे में बताया गया है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज़ हैं उन्हें एग्जेम्पशन दिए, जैसे सेक्शन 8 कंपनी, उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग आरओ में नहीं करनी होगी। दे कैन प्री डिसाइड बीओडी मेंबर्स कैन प्री डिसाइड बाय इंस्ट्रक्टिंग टू द डायरेक्टर्स बोर्ड
कि उनको एनुअल जनरल मीटिंग कब करनी है, वो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग कभी भी किसी भी टाइम पे हो सकती है। और कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड वो अपना एनुअल जनरल मीटिंग कोई अदर प्लेस में कर सकते, ओनली इफ ऑल द मेंबर्स, एवरी मेंबर इज गिविंग देयर अप्रूवल रिगार्डिंग दिस। बस यही था सेक्शन 96 के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। सो सेक्शन 97 जो है वो डील करता है पावर ऑफ अ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। तो इस सेक्शन में बस ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी फील्स टू held its AGM, अगर if any company fails to held its AGM within the time limit prescribed, तो कोई भी member, if any member of that company अगर ट्राइब्यूनल को जाके एप्लीकेशन भेजता है कि द said AGM has not been held within the prescribed time limit, then tribunal can give any order कि जो the person who has made the application, वो person खुद से either personally or by proxy can hold a valid AGM। मतलब कि अगर वो पर्सन अप्लाई करता है और ट्राइब्यूनल उसे ऑर्डर देता है कि ट्राइब्यूनल आइदर कैन गिव द ऑर्डर टू द कंपनी टू होल्ड द एजीएम, अगर उसके बाद भी नहीं कर सकता तो ट्राइब्यूनल कैन गिव द ऑर्डर टू द पर्सन हु हैज़ अप्लाइड कि वो खुद से ही एजीएम कर ले, या पर्सनली प्रेजेंट होके, या बाय अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी टू होल्ड द वैलिड एजीएम। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 98 की। सेक्शन 98 जो है वो डील करता है पावर ऑफ अ ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स। मतलब कि अगर कोई भी, ये सेम वही है, एजीएम डील करता है 97 में, ट्राइब्यूनल का पावर फॉर होल्डिंग द एजीएम डील्स विद द सेक्शन 97, एंड यहाँ पे मीटिंग की बात की है अदर देन एजीएम। तो अगर आपने किसी भी कंपनी में कोई भी जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं करी है, इफ़ अ कंपनी fails to hold any AGM, any GM actually, GM मतलब EGM भी हो सकता है, क्लास मीटिंग भी हो सकता है। तो जो ट्राइब्यूनल है वो या तो सुओ मोटो, मतलब ऑन इट्स ओन मोशन में कोई भी मीटिंग करवा सकती है कंपनी को ऑर्डर देके कंपनी, या फिर जिस मेंबर ने अप्लाई किया था उस मेंबर को बोल सकती है कि आप पर्सनली और बाय प्रॉक्सी मीटिंग होल्ड मीटिंग, और जो भी रेजोल्यूशन आपको लेना है आप ले लो। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो दिस इज़ द थिंग कि ट्राइब्यूनल के पास इतना पावर होता है कि इधर वो खुद से दे दे ऑर्डर कि आप मीटिंग कर लो, या तो इस पर्सन जिसने अप्लाई किया उसी को बोल दे कि आप मीटिंग कर लो। तो दिस सेक्शन डील्स विद दैट ओनली। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज़ सेक्शन आपका 99। इस सेक्शन में ज़्यादा नहीं है, सेक्शन में पेनल्टीज़ बताई गई है। जिस पेनल्टी, अगर आप सेक्शन वायोलेट करते हैं, मतलब फॉलो नहीं करते हो सेक्शन आपका 96 to 98, मतलब 3 सेक्शंस फॉलो नहीं करते। अगर आप एजीएम के सेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को एजीएम और जीएम मीटिंग्स को हेल्ड करने के लिए फॉलो नहीं करते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती है। तो जो थिंग है यहाँ पे, पहले दिस वाज फाइन, मतलब दिस इज़ अ अमेंडमेंट दैट हैज़ कम इन 2019 का कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में। तो यहाँ पे जो है इट वाज फाइन अर्लियर। फाइन मतलब कि आपको जाना पड़ेगा NCLT, वहाँ पे केस चलेगा, फिर आपके ऊपर फाइन्स लगाएंगे। तो दैट इज़ अर्लियर इट वाज फाइन, बट अब दिस हैज़ टर्न इनटू पेनल्टी। तो पेनल्टी मतलब क्या कि ROC आपको एक अमाउंट बता देगा और दैट अमाउंट यू हैव टू पे। तो
आपको एनसीएलटी पे नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कोई केस लॉन्च करना पड़ेगा, आरओसी विल टेल। तो पेनल्टी जो है वो क्या है, कंपनी पे जो है वो 1 लाख रुपए तो लग जाएंगे, ठीक है, 1 लाख एट स्ट्रेच लग जाएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। 1 लाख एग्जैक्टली नहीं लगेगा, कुछ भी लगा सकते हैं, 1 लाख तक लगा सकते हैं। और अगर कंटिन्यूअस डिफ़ॉल्ट है तो उसके लिए आपका 500 रुपीज़ पर डे लगेगा टिल डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो सेक्शन 99 यही बताता है कि पेनल्टी क्या लगेगी अगर आप वायलेट करते हो सेक्शन 99 टू 98। इट्स वेरी इजी, मतलब आपका जो लिमिट है वो कोई फिक्स नहीं है, ये भी मैक्सिमम लिमिट है। दिस 1 लाख इज़ दी मैक्सिमम, अप टू 1 लाख आपको देना पड़ सकता है, कंपनी को देना पड़ सकता है अप टू 1 लाख, ये तो देना पड़ेगा। बट इसके साथ कंटिन्यूअस अगर डिफ़ॉल्ट है तो उसके लिए 5000 पर डे पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम, और तब तक लगेगा जब तक आपके डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हो आप। दिस इज सेक्शन 90 विच डील्स विद द पेनल्टी ओनली। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्शन 100। सेक्शन 100 डील्स विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में बताया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मीटिंग्स 3 तरह की हो सकती है, AGM, EGM एंड क्लास मीटिंग। तो दिस इज सेक्शन 100। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ही क्लास मीटिंग को कवर कर लिया जाता है, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट स्पेसिफिक क्लास ऑफ क्लास मीटिंग इज़ नथिंग बट अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ members who will come and attend the meeting. So all the sections of EGM will completely apply to the section, मतलब to the class meetings only. तो EGM का डिटेल्स बताया गया है कि EGM जो है वो 3 तरीके से बुलाया जा सकता है, इधर बाई बोर्ड, BOD बुला सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं, या फिर रिक्विजिशनिस्ट बुला सकते हैं। रिक्विजिशनिस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड को कि आप मीटिंग बुलाइए, और रिक्विजिशनिस्ट इटसेल्फ भी बुला सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट फॉर कॉलिंग अ EGM वही कर सकते हैं, वही मेंबर कर सकते हैं जो कि 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट होल्ड करते हैं कंपनी में, वही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को फॉर कॉलिंग अ मीटिंग EGM। जो भी रिक्विजिशनिस्ट है रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीटिंग के लिए, वो सारे रिक्विजिशनिस्ट को फर्स्ट दे हैव टू मेक अ रिटन एप्लीकेशन, either written application or through electronic mode. They have to make an application to the registered office. application अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन भेजना पड़ता है रजिस्टर्ड RO को, RO ऑफ कंपनी को। और ये जो वो करेंगे दैट उसका टाइम लिमिट होता है 21 डेज़। और 21 डेज़ में कंपनी को क्या करना पड़ता है, जब वो उनको एप्लीकेशन मिली है उससे 21 डेज़ के लिए कंपनी को क्या करना होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होती है। प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग दे हैव टू स्टार्ट, मतलब नोटिस भेजना या फिर अदर जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं मीटिंग के वो सारे कंडक्ट करना। और विद इन 45 डेज़, जो 45 डेज़ है, 45 डेज़ में उनको क्या करना पड़ता है, 45 डेज़ फ्रॉम हियर ओनली, जब उनको कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 45 डेज़ में उनको क्या करना पड़ता है, मीटिंग को होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। और अगर इन दोनों में अगर उनको 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कंपनी और 45 डेज़ फ्रॉम द सेम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कंपनी अगर मीटिंग नहीं होती है, तो रिक्विजिशनिस्ट खुद से मीटिंग कर सकते हैं 3 मंथ्स, और ये भी 3 मंथ्स में कर सकते हैं मीटिंग। और ये भी कैलकुलेट कहाँ से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कंपनी। जब कंपनी को रिक्विजिशनिस्ट का एप्लीकेशन मिलेगा देन दे कैन, वहाँ से 45 डेज़ में नहीं कर पाई अगर कंपनी मीटिंग, देन 3 मंथ्स में रिक्विजिशनिस्ट अपना मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा मैंने बस बताया है। तो जो रूल है इसके लिए आपको रूल बता रही हूँ मैं। रूल जो है यहाँ पे डील कर रहा है वो रूल नंबर 17 है। रूल नंबर 17 है जो कि यहाँ पे लगेगा ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल। अब बात करते हैं सेक्शन 101 की, दैट इज़ नोटिस ऑफ मीटिंग।
वेट, अब सेक्शन 101 में नहीं जाएंगे, आज के लिए यहीं तक स्टॉप करते हैं। अब हम लोग जितना भी हमने 88 सेक्शन से 100 तक सेक्शन कंप्लीट किया है, उन सारे सेक्शंस का एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि सेक्शन नेम्स याद रह जाए और एग्जाम में वो सेम टू सेम विदाउट टेकिंग मच टाइम वी कैन पोर्ट्रे इन द एग्जाम पेपर। सो अब हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से सेक्शंस का। सेक्शन 88 डील्स विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 89 क्या डील करता है? सेक्शन 89 डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर। अगर किसी शेयर में किसी भी मेंबर का कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है तो वो बताएगा किसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो ये सेक्शन उसी के लिए डील करता है। सेक्शन 90 डील करता है इन्वेस्टिगेशन, बेनिफिशियल ओनरशिप का जो भी ये सीजी अपने हिसाब से बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर का डिटेल्स का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जो भी डिटेल्स उन्होंने सबमिट किया है। फिर उसके बाद सेक्शन 91 क्या है? सेक्शन 91 डील करता है आपका पावर टू क्लोज दी रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी अपने हिसाब से पावर टू क्लोज दी रजिस्टर, अगर बिफोर एनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग कंपनी कैन क्लोज द रजिस्टर सो दैट उनके पास पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स हो कितने मेंबर्स अवेलेबल, उसके लिए नोटिस देना पड़ता है मेंबर्स को बिफोर क्लोजिंग फॉर द 7 days नोटिस। फिर सेक्शन 92 क्या डील करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न से डील करता है सेक्शन 92। एनुअल रिटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्शन 92 के बाद क्या आता है? सेक्शन 93 क्या डील करता है? रिटर्न टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर। मतलब सेक्शन जो 93 है, अगर कोई स्टेक किसी भी शेयर होल्डर का चेंज हो रहा है तो उसके बारे में रजिस्ट्रार को बताना है, विच इज़ ओमिटेड राइट नाउ, आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस। सेक्शन 94 डील करता है आपका प्लेस ऑफ कीपिंग दी रजिस्टर फॉर द इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर कर देती हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेक्शन 88 एंड सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न एंड 88 ये दोनों का इंस्पेक्शन होगा। यहाँ पे 88 का बता दिया है कि 88 का यहीं पे बता दिया था कि इंस्पेक्शन होने वाला है, और 92 में बोल रहा है कि जो 92 का डिटेल्स हमने डिस्कस कर दिया है। सेक्शन 92 इज़ दिस एनुअल रिटर्न। एक चीज़ रह गया था मेरा बताना कि सेक्शन 88 में बोल रहे हैं कि जो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर है सेक्शन 88 में, वो कहाँ पे रहेगा? सर ऑफकोर्स आरओ में रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखने पीपल डजन मीन्स कंपनी डजन वांट टू कीप इट ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कहाँ रखेगी? तो कंपनी हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन to keep the registered in the city town village, same city town village where the registered office is situated. अगर वहाँ नहीं रखना चाहती तो कंपनी can keep it to any place where more than 1/10 of the shareholder, remind it, more than 1/10 of the shareholder resides. उस जगह पे जहाँ पे 1/10 of the shareholder से ज़्यादा लोग रहते हैं उस जगह पे कंपनी रख सकती है by passing special resolution. और for the एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 92 के साथ डील करता है, इस सेक्शन में एनुअल रिटर्न के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। एनुअल रिटर्न स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, पर वो जो सिटी टाउन विलेज वाला था जो सेक्शन 88 बता रहा था वो नहीं होगा यहाँ पे, बट वो वहाँ रख सकती है जहाँ 1/10 ऑफ द मेंबर्स रहते हैं। अब सेक्शन 95 डील करता है आपका रजिस्टर टू बी एविडेंस। जैसा मैंने बताया था कि ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता कि आपने फाइल कर दिया तो बाद में बता दोगे कि दिस इज़ व्हाट आई हैव फाइल्ड अर्लियर ऑल्सो, बट दिस इज़ जस्ट प्राइमा फेसी एविडेंस। सेक्शन 96 दैट डील्स विद द AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, वी हैव डिस्कस्ड इट। सेक्शन 97 डील्स विद द पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल AGM। ठीक है, फिर सेम पावर ऑफ, यहाँ पे पावर होगा पावर टू मीटिंग। ठीक है,
मीटिंग की बात की, यहाँ पे पेनल्टी है। अगर पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आप सेक्शन 96 टू 98 तक का सेक्शन कंप्लाई नहीं करते तो पेनल्टी होती है 1 लाख प्लस 5,000 पर डे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़। और जो 100 है, सेक्शन 100 है, सेक्शन 100 डील करता है EGM में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो विच वी हैव डिस्कस्ड। तो आई होप सो आपको क्विक रिवीजन हो गया होगा इन सब का। तो एक बार थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। So if you like the video, please give the thumbs up. It will be very beneficial for me. Please share the video also with your friends so that they also gets benefited, and at the same time please subscribe my channel so that my channel gets the boost and more people come and be a part of my family and gets benefited with my videos. Thank you. Bye bye.